हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम लोग द मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली पढ़ चुके हैं, जिसमें कि जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन और द ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो जो ब्रिटिश नेशन स्टेट बना है वो कैसे बना है वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। The model of the nation or the nation state, some scholars have argued is Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. तो अगर कोई मॉडल नेशन स्टेट को देखना है तो कुछ स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि उनको ग्रेट ब्रिटेन को देखना चाहिए। जो ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना था वो कोई एक सडन अपहेवल या फिर जो रिवोल्यूशंस होता है, जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो एक सडन अपहेवल का रिजल्ट नहीं है। उसको बनने में बहुत लंबा समय लगा था। ये जो है एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू बना था। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. So there was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as the English, Welsh, Scot और Irish. तो पहले ब्रिटिश बोल के कोई एक नेशन स्टेट ही नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज या फिर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग मिलके रहते थे, जैसे कि जो वेल्स होते हैं, जो स्कॉटिश होते हैं, आयरिश या फिर जो इंग्लिश, तो ऐसे सारे लैंग्वेज के लोग वहाँ पे मिलके रहते थे। सो ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। और जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे सभी के अपने अपने खुद का कल्चर या फिर खुद का जो कल्चरल लैंग्वेज होता है और पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता है वो सबका अलग अलग था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर्स, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो सबको पता है कि जो इंग्लैंड होता है, जो इंग्लिश वाले थे वो पूरे बहुत सारे कंट्री को अपने कंट्रोल में किए हुए थे, उन पर वो रूल करते थे। तो जैसे जैसे इंग्लिश लोगों का पावर बढ़ता गया वो सभी लोगों को कंट्रोल करने लगे या फिर उन पर अपना जो डोमिनेशन है वो जताने लगे थे। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. तो इंग्लिश पार्लियामेंट 1688 में मोनार्ची से वो पावर को सीज किया। जो मोनार्ची रूल चल रहा था उनके पावर को वो अपने हाथों पे लिया और एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्होंने इंग्लिश जो इंग्लैंड है उसको एक नेशन स्टेट बनाने में वो कामयाब हुए थे। The Act of Union in 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. उसके बाद जो इंग्लिश थे या फिर जो इंग्लैंड के लोग थे वो स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाना चाहे थे। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन दोनों के बीच में साइन किया गया था बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जो कि 1707 में साइन किया गया था। तो उस ट्रीटी के हिसाब से या फिर उस एक्ट के हिसाब से जो स्कॉटलैंड था वो इंग्लैंड के साथ मिल गया था, या फिर जो इंग्लैंड का जितने भी कंट्रोल है वो स्कॉटलैंड का जो कंट्रोल है वो इंग्लैंड के हाथों में आ गया था। उसके बाद जो इंग्लैंड का नाम था उसको रखा गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मिलने के बाद उसका नाम रखा गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were sympathetically suppressed. तो जब स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया तो स्कॉटलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे लागू कर दिया गया था। जितने भी स्कॉटिश कल्चर था या फिर जो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस था सभी को सप्रेस कर दिया गया था, उसको दबा दिया गया था और सभी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. जो स्कॉटिश हाईलैंड्स थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे या फिर जो लोग इस एनेक्शन को विरोध किए थे उसको वो रिप्रेस करने उसको वो आवाज़ उठाने की कोशिश किए थे तो उसको रिप्रेस कर दिया गया था, उसको दबा दिया गया था। The Scottish Highlands were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress and large number were forcibly driven out of their homelands. या फिर जो स्कॉटिश हाईलैंड जो इन सभी को विरोध करते थे या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलना चाहते थे, उनका जो खुद का लैंग्वेज था उसको बोलते हैं गायलिक लैंग्वेज, तो उनको वो सभी बोलने से मना कर दिया गया था गायलिक लैंग्वेज को और उनको इंग्लिश बोलने के लिए फोर्स किया गया था। उनका जो नेशनल ड्रेस था उसको भी पहनने के लिए मना कर दिया गया था और जो लोग इसको मानने से मना करते थे बहुत सारे स्कॉटिश को उनके घर से फोर्सफुली निकाल दिया गया था। तो ये था स्कॉटलैंड का
फेट या फिर उनका जो किस्मत बोल सकते हो। उसके बाद जो आयरलैंड था उसका भी वो सेम हालत हुआ था जो स्कॉटलैंड का हुआ था। सो आयरलैंड सफर ए सिमिलर फेट। इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो आयरलैंड में दो तरह के लोग बटे हुए थे, एक तरफ थे कैथोलिक और दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट। तो द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में आयरलैंड में, तो जो इंग्लिश थे या फिर जो इंग्लैंड थे वो प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया था कैथोलिक के अगेंस्ट में वो जीतने के लिए। तो वो इंग्लिश चाहते थे कि जो कैथोलिक कंट्री है आयरलैंड उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे डोमिनेट किया जाए, इसलिए उन्होंने कैथोलिक वालों को सपोर्ट ना करके प्रोटेस्टेंट वालों को सपोर्ट किया ताकि वो कैथोलिक वालों को हरा सके। तो कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सप्रेस्ड आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ and his United Irishmen in 1798. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. तो जो उसके बाद जो इंग्लैंड और कैथोलिक ग्रुप थे आयरलैंड के, उनके बीच में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें कैथोलिक वालों को सप्रेस कर दिया गया था, उनको दबा दिया गया था। इस रिवोल्ट में जो लीड किए थे उनका नाम है वुल्फ जो कि आयरलैंड से वो कैथोलिक वालों को रिप्रेजेंट करते थे। और उनके साथ जितने भी जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे 1798 में जो स्ट्रगल हुआ था, जो रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें आयरलैंड वाले हार गए थे, जो कैथोलिक वाले थे वो हार गए थे। उसके बाद आयरलैंड को ब्रिटिश के साथ मिला दिया गया था और उसके बाद जो नाम बना था वो था यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो उसको यूनाइटेड किंगडम जो बना था उसमें आयरलैंड को 1801 में मिला दिया गया था। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स थ्रू ए प्रोपागेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। उसके बाद जो नया नेशन बना था उसको बोला गया था ब्रिटिश नेशन, जिसमें कि खाली इंग्लिश कल्चर ही डोमिनेट किए थे, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कल्चर उसको ही प्रोपागेट करने के लिए बोला गया था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द यूनियन जैक, द नेशनल एंथम और गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वेर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज द सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। उसके बाद जो नया स्टेट बना तो ब्रिटिश और द ब्रिटेन जो बना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो उसके लिए सब कुछ नया सिंबल चूज किया गया था, जैसे कि जो नेशनल फ्लैग हो या फिर नेशनल एंथम हो। तो नेशनल फ्लैग जो कि ब्रिटिश फ्लैग है यूनियन जैक, उसके बाद जो नेशनल एंथम है उनका गॉड सेव आवर नोबल किंग, और उनका जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज उसको चारों तरफ प्रमोट किया जा रहा था। और जो आयरलैंड और स्कॉटिश लैंग्वेज या फिर उनका जो कल्चर है उसको सप्रेस या फिर दबा दिया गया था। तो ऐसे बना था जो ब्रिटिश नेशन। तो ये था द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।